दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर एडवाइस में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड के बारे में। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके मन में, आज की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि पूरे सवाल के जवाब जो है, जो भी कंफ्यूजन है आपका ई श्रम कार्ड से रिलेटेड, सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर दूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस एंड एक्सप्लेन करते हैं ई श्रम कार्ड को। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि आपको ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। बड़े ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जो सभी के पास होते हैं। सबसे पहला जो है आधार संख्या, यानी कि आपका आधार नंबर। दूसरा पॉइंट है आधार लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर। आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो भी आप बनवा सकते हैं। उसके लिए फिंगरप्रिंट यूज करके बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको जो है साइबर कैफे वगैरह जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है इस वीडियो को आप देखकर, ये वाले स्टिकर लगा दिया मैंने इसका और इस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के आई बटन के अंदर भी जो है ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, बैंक खाता, यानी कि अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। एज की लिमिट क्या है, 16 से 59 साल, 10/1/1962 से लेकर 9/1/2006 के बीच में होनी चाहिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड का जो है मोटा मोटा जो उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए बता देता हूँ। सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने, यानी कि जितने भी अनरजिस्टर्ड वर्कर है जिनका पीएफ नहीं कटता, तो उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास करने के लिए ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे कि सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल है, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जा रहा है और अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाया जा रहा है। इसका जो भविष्य का फायदा क्या है, इसमें भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डाटाबेस उपलब्ध कराना है। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा कि ये पर्सन ये काम करता है, इसकी इस तरीके से मदद की जाए। तो चलिए अब जो है मैंने ई श्रम कार्ड के बारे में बता दिया। अब जो है इससे रिलेटेड सवाल को समझेंगे कि जो हमारे मन में सवाल आते हैं उन सारे सवालों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा ये सवाल होता है कि भाई असंगठित यानी कि अनरजिस्टर्ड वर्कर कौन कौन है। तो कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो घर पर आधारित काम करता हो, स्वयं नियोजित कामगार, खुद से काम करता हो, या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, वेतन लेने वाला काम कर रहा हो, ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं, यानी कि जिसका ईएसआई पीएफ और ईएसआई ना कट रहा हो, और उसे असंगठित कामगार कहते हैं। ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र क्या है, यानी कि जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या है। तो असंगठित क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियां वगैरह शामिल हैं जो कि वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये यानी कि छोटे छोटे जो इकाइयां, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिससे 10 लोगों से कम का उनका स्टाफ होता है, वो सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ये इकाइयां, यानी कि ये क्षेत्र जिनका पीएफ और ईएसआई कवर नहीं होता है। ठीक है। यूएएन क्या है, आप लोगों को सबको ने देखा होगा कि जो है जब भी आपका ई श्रम बनता है तो उसमें नीचे यूएएन नंबर लिखा है। तो यूएएन क्या है इसके बारे में समझते हैं। यूएएन एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। ये 12 अंकों की संख्या का होता है, जिसे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक असंगठित वर्कर को विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा। यूएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा। इसका मतलब एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरिवर्तित होगा, यानी कि जिसके नाम से एक बार यूएन नंबर बन गया वो चेंज नहीं होगा, यूएन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ डिटेल जो है आप करेक्शन करवा सकते हैं। क्या कोई आय मानदंड है, आय मतलब कोई अर्निंग की भी लिमिट है। संगठित कारीगर के रूप में ई श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं है, लेकिन वो आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा होना चाहिए बस। तो इतनी ही इनकम हो कि जो इनकम अपने चल सके, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा इनकम है कि इनकम टैक्स पे करना पड़े तो आप ई श्रम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्या ई श्रम में, अगला सवाल ले लेते हैं दोस्त, क्या ई श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई
पात्रता मानदंड है यानी कि एलिजिबिलिटी है, तो कोई भी कामगार जो असंगठित है यानी कि अनरजिस्टर्ड है और उसकी उम्र 16 से 59 साल की है तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ना होगा। अगला सवाल ले लेते हैं दोस्तों, एक असंगठित कामगार को क्या क्या लाभ होगा जब ये ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। ये सबसे ज्यादा जो है मन में आने वाला जो है सवाल है कि भाई फायदा क्या होगा, तो ई श्रम कार्ड का फायदा क्या होगा रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि फायदा क्या होगा। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल को बनाया है जो असंगठित कामगारों का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, यानी कि पूरा डाटा तैयार होगा। जो जितने भी अनरजिस्टर्ड वर्कर हैं, पंजीकरण के बाद उन्हें PBSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। जितने भी लोगों का ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उनका जो 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा कवर हो जाता है। इसके अंदर जब भी आप इसलिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो नॉमिनी को जो है सही से डालें, नॉमिनी का नाम और डिटेल जो है सही से भरें। उसके बाद भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में जो है और काफी सारे फायदे प्रोवाइड किए जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से ही। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में यानी कि इमरजेंसी में और कोविड का जो चल रहा है लॉकडाउन वगैरह में पात्र असंगठित कामगारों को यानी कि जो एलिजिबल असंगठित वर्कर हैं उनको आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी लगती है, लॉकडाउन लगता है, तो जो इस डाटा के हेल्प से जो है उन लोगों की सहायता की जाएगी जो लोग एलिजिबल होंगे। एक और सवाल जो कि लोग फैला रहे हैं कि पैसा कटेगा पैसा कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सवाल का जवाब कि क्या अगर हम ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। पैसा काटने के लिए नहीं किया जा रहा है। अकाउंट नंबर जो लिया जा रहा है तो लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई पैसे अकाउंट से कटेंगे तो नहीं, नहीं, आपकी सहायता को प्रदान करने के लिए डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये अकाउंट नंबर लिए जा रहे हैं। अब एक सवाल और है कि क्या इसकी कोई वैलिडिटी, क्या कोई वैधता है। अगला सवाल जो है ये ले लेते हैं हम। तो इसका जो जवाब है ये एक स्थायी संख्या है और जीवन भर के लिए मान्य है। ये एक स्थायी यानी कि परमानेंट है और जीवन भर के लिए मान्य है। आपको जो है इसे रिन्यू वगैरह नहीं करवाना है। एक बार बन गया तो बन गया। अब हाँ, इसमें कोई एडिट करना है तो वो एडिट हो जाता है। क्या कामगार को यूएन कार्ड का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल करवाना होगा, ये सवाल लेते हैं। प्रदान किए गए ई श्रम कार्ड के नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। तो अपना अकाउंट जो है आप बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे, 1 साल के अंदर एक बार जरूर करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, ई श्रम कार्ड में कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो है डिटेल अपनी अपडेट कैसे करना होगा उनको। तो इसका जो जवाब है ई श्रम के पोर्टल पर जाकर यानी कि ऑनलाइन आप खुद से जाकर अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करना है मेरे चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं। ई श्रम कार्ड में कामगार कौन कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड में जो है कौन कौन सी डिटेल जो है चेंज हो सकती है बाद में भी, ई श्रम कार्ड के बनने के बाद में भी। एक बार पंजीकरण होने पर कामगार ई श्रम पोर्टल पर जाकर या नियर बाय साइबर कैफे पे जाकर अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे कि मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपना व्यवसाय, अपनी शैक्षिक योग्यता यानी कि पढ़ाई लिखाई कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते हैं, यानी कि ऑल टोटल चीजें जो है अपडेट कर सकते हो। अगला सवाल ले लेते हैं, श्रम मंत्रालय द्वारा मेरे विवरण का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। जो भी हम डिटेल्स डालते हैं तो उसका जो है किस तरीके से श्रम मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल होगा, चलिए समझते हैं। ये आधार कार्ड से जुड़ा एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल्स जाती हैं। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालय द्वारा एकीकृत एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की
सुहाना भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग कोविड-19 जैसे किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। अब चलिए अगला समझते हैं, पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्या है, जो 2 लाख रुपए की जो है इसके साथ बीमा योजना मिल रही है, तो वो क्या है। पीएमएसबीवाई ई श्रम से कैसे जुड़ा है। ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण कामगारों को पीएसबीवाई के तहत नामांकित किया जाएगा और पहले वर्ष की पहली किस्त का वहन श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि जो आपका जो इंश्योरेंस हो रहा है उसकी जो किस्त होगी वो जो है सरकार द्वारा ही भरी जाएगी। क्या कोई हेल्प डेस्क है जिसमें मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूँ। ई श्रम कार्ड का कोई भी हेल्प डेस्क, क्या आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कोई सरकारी कॉन्टैक्ट नंबर है क्या जिससे हम ई श्रम कार्ड की जानकारी ले सकते हैं, तो हाँ है, एक नंबर 14434, नोट कर लें 14434। अगला सवाल ले लेते हैं, यदि असंगठित कामगार ई श्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो क्या करें। यानी कि अभी तो आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, लेकिन फिर आपकी जॉब कहीं अच्छी कंपनी में लग जाती है और पीएफ और ईएसआई कटने लगता है, तो क्या करना होगा। यानी कि अभी अनरजिस्टर्ड हैं और फिर रजिस्टर्ड कंपनी में काम करने लगे लेकिन आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो क्या करना होगा। चलिए इसका भी जवाब समझ लेते हैं। उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे जैसा उस पर लागू होगा। तो आपका यूएन कार्ड कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जो भी लाभ संगठित कार्य वालों को दिया जाएगा सरकार द्वारा वही मिलेगा। असंगठित कार्य करने वाले लोगों को जो लाभ मिलेगा वो उस लाभ से वंचित रहेंगे, यानी कि वो लाभ उन्हें नहीं मिला करेगा। फिर कामगार की मृत्यु होने पर किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर जैसे आपने इस श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन किसी ने भी कर लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है बाई चांस किसी भी रीजन से, तो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया तो उसको ही पैसा मिलेगा। नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेज के साथ ई श्रम पोर्टल सीएससी पर द्वारा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं, यानी कि अपने जो बैंक अकाउंट है उसी बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं नॉमिनी को। क्या जो ई श्रम कार्ड में बना रहे तो उनको उनकी आमदनी और उनकी जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। चलिए इसका भी जवाब, अभी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन, आगे फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ की सीरीज ले लेना है और आमदनी की जो है इसके अंदर कोई प्रमाण अभी नहीं देना है। अगला सवाल है, मैं अपनी शिकायत के लिए निवारण के लिए कहाँ जाऊँ। अगर आपको जो है कोई भी इशू आता है ई श्रम कार्ड से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gms.eShram.gov.in। इस पोर्टल पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण होने के लिए शैक्षिक योग्यता लिमिटेड है, लागू होती है। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई जो है एजुकेशन की एलिजिबिलिटी भी है, तो चलिए आप समझते हैं, नहीं कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये अपेक्षित है कि वह असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार में नियोजित है। अगला, नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज जमा किए जाने होंगे। जहाँ श्रम कार्ड बनवा रहे हैं तो क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत है। कामगार को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी शो करेंगे, उसी से जो है डिटेल भर लिया जाता है और आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो उसी से सारी डिटेल भर ली जाती है। आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। जिसका ई श्रम कार्ड बना, अगर उसकी उम्र 60 साल पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। ई श्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा। जो भी उनका आधिकारिक लाभ होगा वो उन्हें मिल जाएगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला सवाल, अगर किसी की उम्र 16 साल है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप जो है रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस जो है पीएमएसबीवाई के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि उसको जीवन बीमा
नहीं मिलेगा। जो जीवन बीमा मिल रहा है वो उनको ही मिल रहा है। ई श्रम पंजीकरण के माध्यम से पीएमएसबीवाई के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था ई श्रम कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में अभी भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से ई श्रम कार्ड को बनाना है मेरे चैनल पर वीडियो है, और एक और वीडियो नई वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप फिंगरप्रिंट से ही बना सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड नंबर नहीं अपडेट है तो फिंगरप्रिंट से कैसे बनेगा। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड बनाया जाए, एक पहले से बना रखी है मैंने वीडियो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक नई वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो किस तरीके से बनाए, यानी कि फिंगरप्रिंट से कैसे बनाए। तो जल्दी चैनल पर वीडियो आ जाएगी। साथ ही साथ आज जो है मैंने आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बताया, आपके मन में जो उठने वाले सवाल थे उन सवालों का भी जवाब दिया। फिर भी कोई सवाल रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जैसे लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।